चर्चा विद राजीव में आपका स्वागत है। बड़ी बड़ी बातों के बीच हम छोटी बातों पर यहाँ चर्चा करते हैं और आज भी ये किसी प्रकार की छोटी बात पे हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन आया। 5 जज बेंच of the Supreme Court made an observation about the sub-classification of scheduled caste and scheduled tribes by the states. उन्होंने कहा कि states can have subgroups among scheduled castes and scheduled tribes. इस बात के यह ऑब्जर्वेशन देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, उनके वन ऑफ द जजेस सेड कि द $1 million क्वेश्चन इज हाउ टू इंश्योर दैट द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन trickles down to the people who are at the bottom of the social order. बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन है। सबों का ऐसा मानना है कि ऐसा ही होना चाहिए। हमारे समाज में जो फैसिलिटीज हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, इसका फायदा सबों को मिलना चाहिए। लेकिन आज हम इस चर्चा के माध्यम से देखेंगे कि क्या ऐसा वाकई अपने आजाद मुल्क में हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, पूछा है, क्या कुछ लोगों की किस्मत में लिखा है कि वो अनंत काल तक पिछड़ेपन को ढोते रहेंगे। चलिए हम कुछ डेटा से सुप्रीम कोर्ट की इस ऑब्जर्वेशन को समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार हम एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। ये 2017-18 का एनुअल रिपोर्ट है, भारत सरकार की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत सरकार, यानी कि हम इस एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे कि किस जाति के लोग किस ग्रुप में उनका कितना रिप्रेजेंटेशन है। यानी कि 1 जनवरी 2016 का डेटा है। 2017-18 की रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल का एनुअल रिपोर्ट में आया है। 2017-18 की रिपोर्ट में आया। हम सुप्रीम कोर्ट की इसी ऑब्जर्वेशन के कंटेक्स्ट में हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। मैं आपको बता दूं कि ग्रुप ए में 1 जनवरी 2016 को जितने एम्प्लॉइज थे, मैं बता दूं, उस टोटल एम्प्लॉइज की संख्या था 84,521, 84,521, आउट ऑफ विच 11,312 were scheduled caste officers, scheduled tribe officers were 5,005 and OBC's officers were 11,002। यानी आप देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, शेड्यूल कास्ट का जो परसेंटेज था 13.38, शेड्यूल ट्राइब 5.92 और ओबीसी 13.02। यानी कि ग्रुप ए में जो सर्विसेज है भारत सरकार की, उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी का जो रिप्रेजेंटेशन है बहुत कम है। ओबीसी का तो बहुत कम है। ओबीसी को तो 27% रिजर्वेशन है, तो उसके बावजूद उनका शेयर मात्र 13% है, मात्र 13%, थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि 13.02%, which is much less than whatever reservation given to them। यानी अगर हम उनके 27% रिजर्वेशन की से कंपेयर करते हैं तो हम देख सकते हैं उनका शेयर बहुत कम है। शेड्यूल ट्राइब को भी जो है का जो रिप्रेजेंटेशन इसे 5.92% है, जो कि उनको जो रिजर्वेशन 7% दिया गया है उससे कम है, यानी कि 7.5% जो उनको रिजर्वेशन दिया गया है उससे कम है। शेड्यूल कास्ट का 15% रिजर्वेशन है, उसमें से उनको 13.38 है, वो भी कम है, लेकिन इट्स वेरी क्लोज। अगर आप देख सकते हैं तो यहां आप स्पष्ट यह क्लियर हो जाता है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का जो रिप्रेजेंटेशन है ग्रुप ए में सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में 2016 का जो अपने पास डेटा है उसके हिसाब से दे आर वेरी क्लोज टू वॉट एवर रिजर्वेशन हैज बीन गिवन टू देम। बट व्हेन इट कम्स टू द ओबीसीज देयर शेयर इज मच लेस than the percentage of quota which has been given to them, that is 27%। ग्रुप बी की अगर हम बात करते हैं, ग्रुप बी में शेड्यूल कास्ट का शेयर है 16.03%, शेड्यूल ट्राइब का 7.20% और ओबीसी का मात्र 14.79%। यानी ग्रुप बी में भी 27% जो रिजर्वेशन ओबीसी को दिया गया है वह नहीं है। हम ग्रुप डी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो मामला है कि जब ग्रुप ए में ये हालात है, ग्रुप बी में ये हालात है, अगर ग्रुप सी में थोड़ा बहुत उनका परसेंटेज ज्यादा भी है तो कोई खास डिफरेंस नहीं चीजों को बनाता है। लेकिन आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई है, इसलिए मैं आपको बता ही दूं कि ग्रुप सी में, यानी एक्सक्लूडिंग सफाई कर्मचारी को छोड़ करके अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो ग्रुप सी में शेड्यूल कास्ट का 17.28%, शेड्यूल ट्राइब 8.71%
और ओबीसी 22.65%, यानी कि ओबीसी वहां भी 27% उसका शेयर नहीं है ग्रुप सी में। अब हम सफाई कर्मचारी की बात करते हैं, ग्रुप सी सफाई कर्मचारी वहां देखते हैं, वहां यस शेड्यूल कास्ट अकाउंट फॉर 45.15% ऑफ द टोटल अपॉर्चुनिटीज। सफाई कर्मचारियों में शेड्यूल कास्ट का सबसे ज्यादा संख्या है, उसके बाद शेड्यूल ट्राइब्स 6.91% और ओबीसी 14.49%। यानी कि आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में ओबीसी शेड्यूल ट्राइब्स पॉपुलेशन होने के बावजूद उनका जो सफाई कर्मचारी में जो उनका प्रेजेंस है, उनका जो शेयर है वह है 66.55%। यानी आप देख सकते हैं कि ग्रुप ए बी सी को अगर आप लेते हैं तो उनका जो शेयर है सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज में उतना नहीं है जितना होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन को अगर हम इस कंटेक्स्ट में देखते हैं तो यह बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि आरक्षण देने के बावजूद भी उनको उनका हिस्सा नहीं मिल पा रहा है। इसका मतलब स्पष्ट है कि आरक्षण का जो इम्प्लीमेंटेशन अपने देश में हो रहा है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उसमें ईमानदारी नहीं है, उसमें सीरियसनेस नहीं है। Affirmative measures become irrelevant if we do not implement these measures with honesty, with determination, with total transparency। मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है, नहीं तो कब तक देश के इतनी बड़ी तादाद में लोग जिसको हम शेड्यूल कास्ट के नाम से जानते हैं, जिनको हम शेड्यूल ट्राइब्स के नाम से जानते हैं, जिनको हम ओबीसी के नाम से जानते हैं, वो पिछड़ेपन का भार ढोते रहेंगे। क्या आर दे doomed to die as backwards? I don't think so। यही सवाल सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उठाया है कि क्या वो पूरी जिंदगी इसी कलंक के साथ जिएंगे या अनंत काल तक पिछड़ेपन को ढोते रहेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। वो भी उतना ही तरक्की करे जितना कोई और तरक्की करता है, उनके भी जॉब्स में उतना ही शेयर हो जितना वो डिजर्व करते हैं, वो हमें सुनिश्चित करना चाहिए। लेकिन यह होगा कैसे? ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। हमने तो कह दिया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद, ऑब्जर्वेशन के बाद हमने इस पे चर्चा किया, आपने भी सुना, लेकिन यह होगा कैसे? ऐसा हो क्यों नहीं पा रहा है? हिंदुस्तान में आजादी के 74 साल बाद भी हमारे जो दलित भाई हैं, हमारे जो शेड्यूल ट्राइब्स भाई हैं, हमारे जो शेड्यूल कास्ट भाई हैं, हमारे जो ओबीसी भाई हैं, उनका शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट में जो क्लास ए और क्लास बी यानी ग्रुप ए और ग्रुप बी के जो जॉब्स हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, उनमें उनका शेयर उनका जितना होना चाहिए क्यों नहीं है? प्राइवेट सेक्टर में क्या उनका शेयर है? इसके बारे में हमारे पास कोई डेटा नहीं है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की इस ऑब्जर्वेशन के बाद भारत सरकार, राज्य सरकार को यह तुरंत सुनिश्चित करना चाहिए, एक सर्वे कराना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वहां हम पता करें कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो हमारे भाई बंधु हैं उनका क्या शेयर है। अगर उनका शेयर कम है तो यह हमें सुनिश्चित करना चाहिए उनका जितनी पॉपुलेशन है उसके प्रोपोर्शन में उनका वहां रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। यानी कि बात अगर हम सीधी करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू करना हैज बिकम द नीड ऑफ द आवर, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी का क्या रिप्रेजेंटेशन है, हमारे पास कोई डेटा नहीं है। अगर कोई डेटा नहीं है तो हम उस पर डिबेट नहीं कर सकते, चर्चा नहीं कर सकते हैं। आज हम सरकारी जॉब्स के बारे में चर्चा इसलिए कर पाते हैं because we have the data but we don't have as such data about the share of scheduled caste, scheduled tribes and OBCs in the private sector। उनका कितना रिप्रेजेंटेशन है, 10%, 20%, 15%, we don't know। हम प्रिज्यूम करते हैं कि कुछ लोग वहां होंगे, बट मेरा मानना है कि वो बिल्कुल नॉमिनल है, नेग्लिजिबल है। डेटा की बात करें, आप हायर एजुकेशन की भी बात करें तो उनके शेयर वहां बहुत कम है, क्योंकि ऑथेंटिक डेटा हमारे पास है नहीं। लेकिन अब जब चूंकि एक मजबूत राष्ट्र बनाने की जब हम बात करते हैं तो इसके लिए हमें क्या क्या करने की चीजों की जरूरत है, मैं कुछ चीजों को सलाह के रूप में आपसे चर्चा के माध्यम से शेयर करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि हर एक डिपार्टमेंट में, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, वहां एक आरक्षण का अलग से डिपार्टमेंट होना चाहिए। एक ऐसा विंग, डेडिकेटेड विंग होना चाहिए जो कि रिजर्वेशन रिलेटेड क्वेरीज को डील करे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, वहां होना चाहिए। प्रत्येक कॉलेज में होनी चाहिए, स्कूल में होनी चाहिए,
विश्वविद्यालय में होना चाहिए, जहां की कोई भी व्यक्ति, चाहे वो हमारे ओबीसी भाई हों, शेड्यूल कास्ट के भाई हों, शेड्यूल ट्राइब के भाई हों, चाहे हमारे ईडब्ल्यूएस वर्ग के हमारे भाई बंधु हों, वहां जाए और वो पता कर ले कि इस इंस्टीट्यूशन में हमारे लिए क्या क्या फैसिलिटीज है, हमारे लिए एडमिशन्स के लिए क्या नॉर्म्स हैं, हम किस वर्ग किस में एडमिशन ले सकते हैं और उसके प्रोसीजर क्या है, ताकि सबों को सर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल टोटल ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। आई थिंक दैट इज द नीड ऑफ द आवर। विदाउट ट्रांसपेरेंसी हमारा जो सपना एक मजबूत और एक आत्मनिर्भर भारत का, वो साकार नहीं हो सकता। एक मैंने छोटा सा सलाह दिया कि प्रत्येक डिपार्टमेंट में एक यूनिट होना चाहिए, वी शुड डील विद द इश्यूज रिलेटेड टू रिजर्वेशन। इसके अलावा प्रत्येक डिपार्टमेंट को, यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को, सबको अपने एनुअल रिपोर्ट में एक चैप्टर उनको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। वी शुड टॉक अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी इन दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी और कॉलेज और इवन इन द स्कूल, ताकि वो लोगों को पता चल सके कि एक साल में इससे रिलेटेड इन्होंने जो भी एडमिशंस लिए, जो भी जॉब्स दिए, उसका उन्होंने इस प्रकार से समाज के सभी वर्गों के बीच में इन्होंने वितरण किया। इनकी जो एनुअल रिपोर्ट है वो वेबसाइट पे भी इनको डालना चाहिए, ताकि बाहर के भी लोग देख सकते हैं। और उस एनुअल रिपोर्ट में मुझे लगता है कि पार्लियामेंट में और विधानसभा में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, वहां उस पर चर्चा होनी चाहिए। अगर यूनिवर्सिटी का मामला है तो उसके सीनेट और सिंडिकेट में चर्चा होना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण सजेशन में देना चाहूंगा कि इंपॉर्टेंट जो पोजीशंस है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने के जजेस ने ये ऑब्जर्वेशन दिया, क्या कुछ लोगों की किस्मत में लिखा है वो अनंत काल तक पिछड़ेपन को ढोते रहेंगे। आप देखते हैं कि हिंदुस्तान के ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में हमारे दलित भाइयों को, ओबीसी को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के जो लोग हैं, उनको वाइस चांसलर बनने का मौका नहीं मिलता। कुछ लोग बन पाते हैं, लेकिन वो कभी कभार बनते हैं, रूटीन में नहीं बनते हैं। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि इस प्रकार के जितने इंपॉर्टेंट पोजीशन है, चाहे वो वाइस चांसलर का हो, चाहे मेरा एक सेंटेंस में यह कहना चाहूंगा, ऑलमोस्ट एवरी की पोस्ट should be rotated among OBCs, scheduled caste, scheduled tribes every year. Every year in the sense that as and when there is a change as per the tenure of that particular post or position, that should be rotated. अगर किसी का पोजीशन 3 साल के लिए है तो 3 साल ओबीसी का रहेगा, उसके बाद शेड्यूल कास्ट का रहेगा, शेड्यूल ट्राइब का रहेगा। वो आपस में रोटेट होना चाहिए, तब वो सबको मौका मिले। आज की तारीख में वो लोगों को मौका नहीं मिलता। ये सारे डिपार्टमेंट पे लागू होनी चाहिए। और जितने आपके रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं, इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके जो गवर्निंग बॉडी है, उसमें भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के जो हमारे भाई हैं और शेड्यूल कास्ट के जो हमारे भाई बंधु हैं, ईडब्ल्यूएस वर्ग के जो हमारे भाई बंधु हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। यानी कि इन सभी वर्गों का एडिक्वेट रूप में वहां रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार का डिसीजन हो तो वहां ये लोग सुनिश्चित कर सके कि किसी भी के साथ अन्याय, इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। एक बात और मैं आप लोगों के सामने यह कहना चाहूंगा कि ऑल इंडिया एजुकेशन सर्विस हमें इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए, ऑल इंडिया जुडिशरी सर्विस हमें इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए बिना किसी विलंब का। और प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण का अनाउंसमेंट यानी कि जितनी जल्दी हो सके सरकार को कर देनी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जो हमारे ओबीसी भाई हैं, शेड्यूल कास्ट के जो हमारे भाई हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के जो हमारे बंधु हैं, उनका जो रिप्रेजेंटेशन है बहुत कम है। हमारे जो ईडब्ल्यूएस जो नया एक सोशल क्लास क्रिएट किया गया, उन भाइयों का भी वहां रिप्रेजेंटेशन हो सकता है कि बहुत कम हो, लेकिन हमारे पास डाटा नहीं है। इसलिए आरक्षण देकर के यह मैं सुनिश्चित करना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि चूंकि गवर्नमेंट सेक्टर में जब आपने आरक्षण दे रखा है तब वहां यह हालात है, तो प्राइवेट सेक्टर के बारे में सोच सकते हैं। पूरे स्टेट्स में, पूरे अक्रॉस द कंट्री आरक्षण का जो इंप्लीमेंटेशन है, इस पे एक व्हाइट पेपर आना चाहिए, सो दैट द इंडिया शुड नो, इंडिया वांट्स टू नो कि जब से आरक्षण दिया गया है उसका फायदा किसको कितना मिला है और कहां हम लैप्सेस हमसे हो रहा है। क्योंकि आज भी हम देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे, की पोजीशंस पे जो लोग हैं वो किसी और वर्ग के हैं, वो हमारे ओबीसी वर्ग के लोग नहीं है, शेड्यूल कास्ट के नहीं है, शेड्यूल ट्राइब के नहीं है। और उनका शेयर कितना है वो मैंने आपको बता दिया, 2016 का डेटा दिया, जो कि 2017-18 के एनुअल रिपोर्ट में, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के एनुअल रिपोर्ट में, यानी कि वो लेटेस्ट डेटा है, आपने देख लिया। उनका परसेंटेज के हिसाब से उनका शेयर नहीं है। और अंत में कोरोना का कहर पूरे विश्व में जारी है, यानी कि लगातार केसेस में बढ़ोतरी हो रही है। तकरीबन 25 मिलियन से ज्यादा केसेस अभी तक वर्ल्ड वाइड आ चुके हैं। हिंदुस्तान में 60,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। धन्यवाद।